नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसी के अकॉर्डिंग हम आज जो है चैप्टर नंबर 2 यानी कि ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्ण क्रम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो आइए साथियों, हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कि निम्नलिखित विकल्पों में घोष वर्ण का सही विकल्प नहीं है, यहाँ पर बताना है। तो साथियों, मैंने अपने सभी प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको यह बता रखा है कि जब भी प्रश्न में नकारात्मक यानी कि नहीं शब्द लग जाए तो आपको उस प्रश्न को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और उस प्रश्न को आपको सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरह से होता है कि आप एग्जाम हॉल में इस तरह की गलतियां करके आते हैं और आपको बाद में पछताने के सिवा और जो है कोई विकल्प नहीं रह जाता। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 यानी कि निम्नलिखित विकल्पों में घोष वर्णों का सही विकल्प नहीं है। पहला जो है ऑप्शन की वर्णों के उच्चारण में गूंज होना घोष है। य र ल व और ह घोष ध्वनियाँ हैं और ग घ अंगा ही घोष ध्वनियाँ हैं और स्वर तंत्रियों में कंपन का होना घोष है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि ग घ अंगा ही घोष ध्वनियाँ हैं, यही जो है सही विकल्प नहीं है। अब यहाँ पर घोष और सघोष यानी कि घोष, सघोष और अघोष होता है। तो घोष और सघोष जो है एक ही ये समानार्थक शब्द हैं और अघोष जो है वो अलग होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। यानी कि सभी स्वर प्लस प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण प्लस अंत अस्त व्यंजन य र ल व और प्लस ह जो है सघोष वर्ण होता है। तो आपको सघोष, घोष और अघोष यह जो है तीनों पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि प्रश्न नंबर 2 कि हिंदी की विकसित ध्वनियों सहित व्यंजनों की संख्या है, यानी कि 35, 52, 44 और 37। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है, यानी कि टोटल जो है वह 35 व्यंजन होते हैं। यानी कि हिंदी की विकसित ध्वनियों सहित व्यंजनों की कुल संख्या 35 है तथा 4 संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में 6 छतरी वाला, त्रिशूल वाला और ज्ञानी वाला ज्ञा और स्र जो है श्राप वाला वह जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि री ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालु, दंतोष्ठ्य, दंत और मूर्धा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि जो री ध्वनि है उसका जो उच्चारण स्थान है वह जो है मूर्धा है। री ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है वह मूर्धा है और मूर्धा से उच्चारित होने वाले अन्य वर्ण जो है वह ट यानी कि ट वर्ग और र और जो है खटकोण स यानी कि जिसे हम मूर्धन्य स कहते हैं वह जो है उसका उच्चारण स्थान जो है मूर्धा से होता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे दोस्तों कि हिंदी व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर 4, 12, 14 और 8। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्पी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए इसका जो सटीक उत्तर है उसको हम यहाँ पर देखेंगे कि हिंदी व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। पहला अल्प प्राण यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस अंत अस्त व्यंजन य र ल व जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। तो अल्प प्राण को हम इस तरह से एक सरल ट्रिक से याद कर सकते हैं 135, यानी कि प्रत्येक वर्ग का यानी 5 वर्ग होते हैं तो उनका पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर और अंत अस्त व्यंजन यानी कि य र ल और वह जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और जो दूसरा वर्गीकरण है वह महाप्राण का, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा यानी कि 24 और उस व्यंजन यानी कि बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स और जो ह है वह महाप्राण के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि हिंदी स्वर के प्रकार हैं 2, 13, 11 और 3। तो हमें हिंदी स्वर के जो प्रकार हैं वह बताना है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी होगा, यानी कि हिंदी स्वर के कुल जो है 3 प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर हम व्याख्या देखते हैं एक बार। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर।
किंतु उत्पत्ति यानी कि मात्रा के आधार पर जो स्वर हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे कि अ और व वर्ण ध्वनियों के उच्चारण स्थान है, यह बताना है। दंतोष्ठ, ओष्ठ, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ यानी दंतोष्ठ, कंठोष्ठ और विकल्प डी यानी कि ओष्ठ और दंतोष्ठ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि अ का जो उच्चारण स्थान है वह कंठोष्ठ है और व का दंतोष्ठ जो है वह उच्चारण स्थान होता है। व्याख्या देंगे कि कंठोष्ठ वर्ण कंठ और होठों के मेल से बोले जाते हैं, जैसे ओ और औ, यानी कि ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थान जो है वह कंठ और ओष्ठ दोनों को मिला करके होता है, तो उसे जो है कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। और दंतोष्ठ वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण दांत और होठ के सहयोग से होता है, जैसे व और फ जो है वह दंतोष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे दोस्तों कि वे ध्वनियाँ जिनका योग स्वर एवं व्यंजन किसी के साथ नहीं किया जा सकता परंतु हिंदी वर्णों में आवश्यक है कहलाती हैं, यानी कि अयोगवा ध्वनियाँ, अंतस्थ ध्वनियाँ, ऊष्म ध्वनियाँ, स्पर्श ध्वनियाँ और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसे जो वर्ण है वह जो है अयोगवा ध्वनियाँ कहलाते हैं। व्याख्या देखेंगे कि वे ध्वनियाँ जिनका योग स्वर एवं व्यंजन किसी के साथ नहीं किया जा सकता परंतु हिंदी वर्णों में आवश्यक हैं, अयोगवाह कहलाती हैं, जैसे अंग, अनुस्वार और अ जो है वह विसर्ग जो है अनुस्वार के अंतर्गत आता है, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग जो है यह अयोगवाह ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 8 देखेंगे कि निम्नलिखित में से घोष के संबंध में असंगत विकल्प है। तो सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं, इनकी कुल संख्या 30 है। घोष का अर्थ है नाद या गूंज। सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण घोष है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों मैंने अभी आपको बताया कि घोष और जो सघोष होता है वह एक ही चीज़ के लिए यूज किया जाता है। घोष और जो सघोष है वह एक ही चीज़ के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सही विकल्प इसका क्या होगा, आइए व्याख्या में देखते हैं। तो यहाँ पर आप एक बार पूरा जो है व्याख्या से हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं उन विकल्पों में थोड़ा सा जो है मिसकन्फ्यूजन है, तो यहाँ पर पूरा व्याख्या देखेंगे, फिर उसके बाद हम किसी उचित विकल्प पर ट्रिक लगाएंगे। तो जिन वर्णों के उच्चारण में गले से गुंज या कंपन निकलता है उसे घोष वर्ण कहते हैं। सभी स्वर जो है घोष वर्ण होते हैं और घोष वर्णों की कुल संख्या 31 यानी कि 20 व्यंजन प्लस 11 स्वर हैं। घोष का अर्थ नाद या गूंज है और सभी वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन यानी कि य, र, ल, व और ह घोष वर्ण होते हैं। इस प्रश्न के दिए गए विकल्प में 2 विकल्प बी और डी असंगत है, लेकिन आयोग द्वारा सिर्फ विकल्प डी को असंगत यानी कि सही माना गया है। परंतु दोस्तों यहाँ पर जो है विकल्प बी यानी कि इनकी कुल संख्या 30 है, यह भी गलत है, यानी कि यह भी असंगत है, बी भी ठीक है। और क्यों असंगत है हमने यहाँ पर व्याख्या में देखा कि घोष वर्णों की कुल संख्या 20 जो कि व्यंजन और 11 स्वरों के साथ 30 न होकर के बल्कि 31 होती है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा से गृहीत स्वरों का युग्म सही है, यानी कि आ और अ, ढ और स्र, ज और फ और ख और जो है ज अ जो है लगा हुआ इसका। तो दोस्तों आगत यानी कि गृहीत स्वरों का युग्म है। तो गृहीत यानी कि आगत स्वर ऐसे स्वर हैं जो हिंदी वर्णमाला में दूसरी भाषाओं से अपनाए गए हैं, जैसे कि जो है अ जो है यह मतलब दूसरी भाषा से अपनाया गया है। आयोग द्वारा इस प्रश्न के उत्तर कुंजी में विकल्प डी को सही माना गया है, जो कि गलत है क्योंकि ख गृहीत व्यंजन वर्ण है और आ जो है गृहीत स्वर्ण वर्ण है। प्रश्न में गृहीत जो है स्वर वर्ण पूछा गया है। तो इस तरह से यह तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न में जो है स्वर का नाम लिया गया है, जबकि ख जो है यह तो व्यंजन है, आप सभी जानते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर आयोग के द्वारा डी माना गया है, परंतु जब यहाँ पर ख नहीं रहेगा, केवल जो है आ जो है यह गृहीत स्वर का सही युग्म हो सकता है। अब दोस्तों आपने जैसे एक शब्द सुना होगा यहाँ पर, जैसे अगर यहाँ पर कई बार इस तरह से आप एक तो होता है माल, जैसे मालगाड़ी आपने सुना होगा, माल गाड़ी ठीक है। तो मालगाड़ी का अर्थ होता है कि ऐसी गाड़ी जिस पर माल जो है यानी माल का मतलब सामान की ढुलाई की जाती है। परंतु इंग्लिश में एक वर्ड है जो यूज किया जाता है, जैसे पैसिफिक मॉल, लुलु मॉल,
तो वहाँ पर जो अब मॉल को तो इंग्लिश में लिखते हैं उसकी वर्ड मीनिंग, परंतु अगर उसे हिंदी में लिखना होगा तो हम इस तरह से लिखते हैं, माल तो लिखेंगे ही परंतु यहाँ पर ऐसा लगा देंगे। यह चंद्रबिंदु भी नहीं होता है, परंतु यह जो है एक आगत स्वर है, यानी कि गृहीत स्वर है, जो इंग्लिश में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वाले जो माल का उच्चारण है, यह तो माल है, परंतु इस वाले जो माल का उच्चारण है यह जो है माल ना होकर मॉल बोला जाता है इंग्लिश में। तो इसलिए यह जो है गृहीत स्वर का सही युग्म है। अब साथियों प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि हंसना शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। इसमें चंद्र बिंदु है, अनुनासिक है, अयोगवा है और निरनुनासिक है और नासिक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है, यानी कि हंसना शब्द में जो चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है तो इसमें चंद्र बिंदु जो है वह अनुनासिक होता है। हंसना शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है और इनमें चंद्र बिंदु अनुनासिक है। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और इनके उच्चारण में लघुता होती है, जैसे गांव, दांत इत्यादि। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, आप इत्यादि। अनुस्वार और विसर्ग जो है वह अयोगवा ध्वनियां हैं। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि निम्नलिखित में अंत अस्त व्यंजन कौन है। य, र, ल, व, छ, त्र, ज्ञ और विसर्ग ई, च, छ, री, स और ह। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्पी, यानी कि य, र, ल और वह जो है अंत अस्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। य, र, ल, व अंतर्यस्त व्यंजन के उदाहरण है। उष्म व्यंजन के उदाहरण स यानी कि बड़ा स, मूर्धनी स, छोटा स और ह। और दंत व्यंजन के अंतर्गत तो वर्ग और ल और छोटा स आता है। और तालव्य व्यंजन के अंतर्गत च वर्ग यानी कि च, छ, ज, झ, इया और य और जो है तालवी स यानी कि बड़ा स जो है तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है, यानी कि ज, स, च और घ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि घ का उच्चारण स्थान में जिह्वा जो है वह तालु से नहीं टकराती है। तो इस प्रश्न का जो व्याख्या देखेंगे कि घ व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा जो है वह तालु से नहीं टकराती है। घ व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वह कंठ होता है, क्योंकि घ जो है क वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी कि क, ख, ग, घ और अंगा। और क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ होता है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे मित्रों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है, यानी कि शंकर, हिंदी, अतः, प्रातः, अंग और चाँद और सांस। तो दोस्तों यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग किन शब्दों में हुआ है यह बताना है। तो आइए इस प्रश्न का हम व्याख्या यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि चाँद और सांस में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। तो आइए व्याख्या में यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या व्याख्या है इसकी। तो दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिक दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। और अनुनासिक वर्णों के ऊपर चंद्रबिंदु लगाकर लिखा जाता है, जैसे चाँद, सांस और ऊंट आदि। तो यह जो है अनुनासिक के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो अगर उसको हम लिखित यानी कि बुक के माध्यम से जो फैक्ट्स लिखा रहता है तो उसको पढ़ना और समझना आसान होता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं यह कोशिश करता हूँ कि आपको प्रश्न दिया जाए और उसके नीचे उसकी लिखित व्याख्या दिया जाए, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी और आप जो है फैक्ट्स को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और इससे जो है त्रुटियाँ भी होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि गलत जानने से अच्छा है कि आप उस चीज़ को मत जानिए। और जो सही जानकारी तभी होगी जब आपके स्रोत जो है ऑथेंटिक रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से जो आपको नीचे व्याख्या में जो चीज़ें लिखा रहता है, कई बार प्रश्न के है उसके ऑप्शन में थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है, परंतु जो उसकी व्याख्या है अगर आप देखते हैं तो उससे जो है वह प्रश्न वहीं पर क्लियर हो जाता है। जैसे किसी ने सही कहा है कि अगर कोई बहुत बड़ा भी विद्वान हो जाए तब भी जो है उसको अगर वह कोई भी मंत्र पढ़ रहा है या दुर्गा सप्तशती या किसी चीज़ का भी पाठ कर रहा है तो यह कहा गया है कि आपको उसके बुक के साथ ही करना चाहिए, चाहे आप कितना भी बड़े विद्वान क्यों ना हो जाएं, क्योंकि ज़बानी और जो है बुक के साथ अध्ययन करना इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है।
तो आइए साथियों प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है, यानी कि क ख ग घ ङ, आ ओ ई री यानी विकल्प बी, विकल्प सी यानी कि प फ ब भ और तो थ द ध न। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही वर्ण विकल्प है वह विकल्प सी यानी कि प फ ब और भ जो है यह ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ अथवा होठों की मदद से किया जाता है वह ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं, जिसमें प वर्ग आता है यानी कि प फ ब भ और म। बाकी स्वरों में छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो है वह ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे दोस्तों कि संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं। विकल्प ए यानी कि छ त्र ज्ञ और श्र, थ फ ब भ, विकल्प बी, विकल्प सी और डी। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि छ त्र ज्ञ और श्र। अब दोस्तों यहाँ पर जो व्याख्या दिया है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप सभी साथी इसको ज़रूर से नोट कर लेंगे, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो संयुक्ताक्षर व्यंजन होते हैं वह कितने होते हैं। तो यह तो सभी जानते हैं कि यह 4 होते हैं, परंतु अब इनका जो संधि विच्छेद है वह आपको याद रखना है। यानी कि जो क्षत्रिय के लिए छ प्रयोग होता है वह जो है क और क में हलंत होता है और प्लस मूर्धन्य स से जुड़कर यह बनता है। त्रिशूल वाला जो त्र है वह तो हलंत और र के साथ जुड़कर बनता है, और जो ज्ञा होता है ज्ञानी के लिए वो जो है ज हलंत और इया के साथ संयोग से बनता है, और जो श्राप वाला श्र है वह बड़ा स हलंत और र के संयोग से बनता है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे दोस्तों कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। शब्द, वर्ण, पदबंध और पद। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी कंफ्यूज करते हैं, परंतु आपका कंफ्यूजन तभी दूर होगा जब आप इन प्रश्नों को कई बार रट लेंगे, तब जो है आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह वर्ण है। पदबंध से छोटी इकाई पद यानी कि शब्द है, और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है, और भाषा की जो सार्थक इकाई है वह वाक्य है। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और भाषा की सार्थक इकाई जो है वह वाक्य है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे मित्रों यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है। यानी कि ओष्ठ के अंतर्गत प म ब भ, कंठ क ख ग घ, मूर्धन्य जो है वह च छ ज झ और वर्त से जो है वह न ल र और स। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मूर्धन्य के अंतर्गत च छ ज झ यही सही नहीं है। यानी कि दिए गए व्यंजन समूह मूर्धन्य के अंतर्गत च छ ज झ सही नहीं है, क्योंकि व्यंजन समूह जो है च छ ज और झ तालव्य वर्ग में आता है और अन्य विकल्प जो है वह सही है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण है। तो ड ढ ग घ री और र च और छ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि क वर्ग जो होता है वह कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण उसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से जो है क ख ग घ ङ और ह, तालव्य के अंतर्गत च छ ज झ इया और बड़ा स, और मूर्धन्य से ट ठ ड ढ अड़ा री र और मूर्धन्य स जो है आते हैं। अब दोस्तों इस प्रश्न को हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है। तो यहाँ पर हमको यह बताना है मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो प फ ड ढ ग घ और ज और झ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि ड और ढ जो है मूर्धन्य व्यंजन है। दिए गए विकल्पों में मूर्धन्य व्यंजन ड और ढ है। मूर्धन्य व्यंजन ऐसे होते हैं जो जिह्वा द्वारा वर्ष, कटक और कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि नीचे दिए गए तालिका में अशुद्ध मेल बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर वर्ण लिखा है और उसका हमको सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण और उसका उच्चारण स्थान इस तरह से बताना है। तो यहाँ पर ड लिखा है यानी कि सघोष, अल्पप्राण और मूर्धा, तो यह सही है। क यानी कि अघोष, अल्पप्राण और कंठ, यह भी सही है। और यहाँ पर जो है ध लिखा है सघोष, महाप्राण, ओष्ठ, और छ जो है अघोष, महाप्राण और तालु।
तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प सी यानी कि ध सघोष महाप्राण और ओष्ठ, यही जो है शुद्ध मेल, इसी का अशुद्ध मेल है। तो दोस्तों यहाँ पर व्याख्या देखेंगे कि प्रश्न तालिका में यानी कि विकल्प सी अशुद्ध मेल है, और क्यों? क्योंकि जो ध का उच्चारण स्थान है वह ओष्ठ न होकर दंत है, अतः विकल्प सी जो है अशुद्ध मेल है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए यानी कि अनुस्वार बिंदु, रेफ, नुक्ता और चंद्र बिंदु। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि चंद्र बिंदु। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक द्वार से भी निकलती है, तो उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए चंद्र बिंदु का दोस्तों जो है वह प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा ये वर्ड लिखते हैं जैसे गांव, तो यहाँ पर जो है चंद्र बिंदु शब्द का प्रयोग लगाया जाता है। चाँद, गांव आदि शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग लगाया जाता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 22 देखेंगे कि किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? यानी कि हमको स्वर तो बताना ही है, लेकिन उसमें जो है दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर और प्लुत स्वर, तो यहाँ पर हमको ऐसा चुनाव करना है जिसमें सभी जो है दीर्घ स्वर हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि बड़ी ई, ए, ओ और औ जो है इसमें जो सभी स्वर हैं वह दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वह मूर्धा है, यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि मूर्धनी स, ऋषि वाला री और ट और ठ जो है इनका उच्चारण स्थान जो है वह मूर्धा है। यहाँ पर दोस्तों हम पूरा व्याख्या देखेंगे कि मूर्धनी स, री, ट और ठ जो है वह मूर्धा के अंतर्गत आता है। बड़ा स, छोटी ई, च और छ वह तालु के, और छोटा स, त, थ और द जो है वह दंत के, और क, ख, ग और अ जो है वह कंठ जो है उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे कि निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि कंठ। दिए गए विकल्पों में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, और स्पर्श व्यंजन यानी कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। तो साथियों यहाँ पर मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कि आप इसे वर्णों को ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे आपने एक बाइक देखी है, उसका नाम है KTM, काफ़ी पॉपुलर बाइक होती है और आपने उसको देखा ज़रूर होगा। तो जो KTM चलाते हैं वह थोड़ा सा जैसे एडवांस लोग होते हैं, थोड़ा सा हीरो टाइप के होते हैं, तो वो अपने साथ जो है आप माउंटेन ड्यू यानी आप DO याद कर सकते हैं कि जो KTM चलाता है वह DO अपने साथ पीता रहता है। तो KTM से हम कंठ कह सकते हैं, यानी कि क वर्ग जो है वह कंठ उसका उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, उसके बाद क, ख, ग, घ और अंगा आता है इसमें। उसके बाद जो है टी से आप तालु याद कर सकते हैं, यानी कि तालव्य, और इसमें जो है क के बाद क, ख, ग, घ, अंगा, उसके बाद च वर्ग आता है। ठीक है, उसके बाद मूर्धा, यम से मूर्धा। तो यहाँ पर क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, यहाँ और यह जो ट वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान जो है मूर्धा होता है। उसके बाद डी जो है वह दंत के लिए प्रयोग होता है, और वो ओ जो है वह ओष्ठ के लिए, यानी कि ट वर्ग के बाद ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, उसके बाद तो वर्ग जो आता है वह दंत के अंतर्गत आता है, और त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म जो है वह ओष्ठ के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आप जो है इसे एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं KTMDO, यानी कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि साथियों यहाँ पर इस बुक में भी दिखाया गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। कंठ यानी कि क, ख, ग, घ, अंगा के, यहाँ पर तालु यानी कि टी, और यहाँ पर मूर्धा यानी कि M, दंत यानी कि D और O यानी कि ओष्ठ। तो आप इस तरह से पांचों जो स्पर्श व्यंजन है, पांचों वर्ग के आप उनको याद कर लेंगे। बाकी एक अंतःस्थ व्यंजन होता है जिसमें य और ल वो आते हैं, और उस व्यंजन में तीनों स और ह जो है वह इस कैटेगरी में आते हैं। अब प्रश्न नंबर 25 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, यानी कि बड़ा ऊ, बड़ी ई और बड़ा आ।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प सी यानी कि छोटी ई जो है वह दीर्घ स्वर नहीं है। अब पूरा यहाँ पर व्याख्या देखेंगे कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कुल 11 है, जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है। यानी कि हर्ष स्वर के अंतर्गत ओ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आता है, यानी कि 4 जो है इसके अंतर्गत आते हैं। दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ, और संयुक्त स्वर के अंतर्गत जो है ए, ओ और औ, यह जो है 4 स्वर जो है संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो यहाँ पर बताना है बड़ी ई, बड़ा आ, औ और ए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि ए जो है वह कंठ तालव्य के अंतर्गत आता है। कंठ तालव्य में वे 2 स्वर ध्वनियाँ आती हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालु की सहयोग से होता है, जैसे ए और ऐ जो है कंठ तालव्य के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे कि अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का और स्वर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि पंचम वर्ण का। अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है, जैसे म का मेल प से भ तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म जो है उसी वर्ग के पंचमाक्षर अर्थात अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे समधनपूर्ण जो है वह संपूर्ण हो जाता है और दम्भ इज इक्वल टू दम्भ हो जाता है। तो यहाँ पर यह कह सकते हैं कि अनुस्वार जो है वह पंचम वर्ण का कार्य करता है। यह प्रश्न लोअर 2019 में पूछा गया था। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 28 देखेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं क्या? निरनुनासिक, अनुनासिक, मौखिक और लुंठित। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि ऐसे स्वरों को अनुनासिक स्वर कहा जाता है। और दोस्तों व्याख्या देखेंगे यहाँ पर कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अंग, अंग, ई इत्यादि। निरनुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे सिंपल ओ, आ, ई आदि। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? यानी कि ए, ऐ, ओ और बड़ा ऊ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि बड़ा ऊ जो है वह संयुक्त स्वर नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र स्वर है। व्याख्या देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं जो इस प्रकार हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत जो है ओ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आता है। दीर्घ स्वर के अंतर्गत यहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है। और संयुक्त स्वर में 4 स्वर आते हैं, ए, ऐ, ओ और औ। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? यानी कि तो, दो, लो और य। तो साथियों दंत के अंतर्गत जो है तो वर्ग आता है। तो यहाँ पर यह जो है वो दंत स्वर नहीं है, क्योंकि यह जो है अंत अस्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है उन्हें दंत ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे तो वर्ग पूरा यानी कि तो, थो, दो, धो और नो। बाकी लो और जो छोटा स होता है उसे कई बार आपने सुना होगा कि उसे दांती स भी कहा जाता है। तो यह जो है दंत वर्ण के अंतर्गत आता है, यह जो है दंत वर्ण नहीं है। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे मित्रों यहाँ पर कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर और विवृत स्वर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि विवृत स्वर इसका भाग नहीं है। बाकी अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर जो है वह जीभ के आधार पर वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। जीवा की उत्पत्ति होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर आता है। और विवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ। यानी कि मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं और जीभ के आधार पर जो है 3 प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और जो मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत और संवृत जो है प्रकार आता है। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो ड़, ल, र और च। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि ल जो है वह पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग वर्ष का स्पर्श करती है तथा श्वास जिह्वा के दोनों पार्श्वों से निकलते उन्हें पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला की ल ध्वनि जो है वह पार्श्विक व्यंजन है। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो यहाँ पर
ट वर्ग के बारे में बताना है, कंठ, तालु, मूर्धा और दंत। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मूर्धन्य। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य ध्वनि है। और यहाँ पर वर्ग और उच्चारण स्थान यानी कि क वर्ग जिसके अंतर्गत क, ख, ग, घ और ङ आता है, तो इसका उच्चारण स्थान जो है वह कंठ होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। और त वर्ग का उच्चारण स्थान साथियों जिसमें त, थ, द, ध और न आता है वह उसका उच्चारण स्थान जो है वह दंत्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है यहाँ पर बताना है, बड़ा आ, छोटा ऊ, ए और ओ। तो दोस्तों यहाँ पर दीर्घ स्वर बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर वह जो है विकल्प ए यानी कि बड़ा आ जो है वह दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आप व्याख्या में देखें तो बड़ा आ जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है, छोटा अ जो है वह ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है, और ए जो है वह अ छोटा अ प्लस छोटा ई के मेल से बनता है तो यह एक संयुक्त स्वर है। और ओ जो है वह छोटा अ और ऊ के संयोग से बनता है तो यह जो है संयुक्त स्वर का उदाहरण है। तो साथियों कई बार इस तरह से परीक्षा में अफेक्ट भी पूछा जाता है कि ए जो है किन दो स्वरों के मेल से बनता है, तो यह छोटा अ और छोटी ई से, ओ जो है छोटा अ और छोटा ऊ के संयोग से बनता है। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे कि च, छ, ज, झ, इया का उच्चारण स्थान होता है, यानी कि च वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है। तो साथियों आप KTM की ट्रिक से इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बता लेंगे, KTM यानी कि कंठ, तालु, मूर्धा, क वर्ग और च वर्ग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि च वर्ग जो है वह तालव्य से इसका उच्चारण स्थान होता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है उन्हें तालव्य कहते हैं, जैसा छोटा ई, बड़ी ई स्वर और च वर्ग पूरा च, छ, ज, ज, इया, य और बड़ा स जो है यह मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे दोस्तों कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। तो महाप्राण व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और अनुनासिक व्यंजन। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा है और तो यह जो है महाप्राण के अंतर्गत आता है। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने से अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा समस्त उर्ण उष्म वर्ण महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, जैसे ख, घ, छ, झ, ढ, ठ, ढ, ध, थ, फ, भ और तीनों स और ह जो है वह महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे दोस्तों कि उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि संपृक्त ध्वनि जो है वह संबल ध्वनि का वर्गीकरण है। उच्चारण की दृष्टि से संबल यानी कि संपृक्त ध्वनि का वर्गीकरण है जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। यहाँ स और ब ध्वनियों के मध्य म ध्वनि जो है वह संयुक्त हुआ है। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। 11, 4, 7 और 2। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि ह्रस्व जो है स्वरों की संख्या वह 4 होती है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण जो है वह स्वर कहलाते हैं और व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। स्वरों के दो भेद होते हैं जिसमें ह्रस्व स्वर वह स्वर जिनको सबसे कम समय में उच्चारित किया जाता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री जो है वह ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। बाकी दीर्घ स्वर वे स्वर जिनको बोलने से ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे यहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। और इनमें से भी जो ए, ओ और औ हैं यह जो है संयुक्त स्वर के उदाहरण है क्योंकि यह जो है दो स्वरों के संयोग से उत्पन्न होते हैं, परंतु व्याकरण में इन्हें दीर्घ स्वर के अंतर्गत ही जो है रखा जाता है। प्रश्न नंबर 39 है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं। अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं और वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि वर्णमाला उनको कहा जाता है।
हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं और हिंदी में टोटल 52 वर्ण होते हैं। तो साथियों, यह जो किताब का मैं यूज कर रहा हूँ, जिनसे मैं आपको यह कंटेंट दे रहा हूँ, यह एक ऑथेंटिक बुक है। तो आपको इस पर संशय नहीं करना है, क्योंकि यह जो है ऑथेंटिक बुक है और इससे जो है परीक्षा हाल में आपको डायरेक्ट जो है प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो साथियों, आप जो है थोड़ा सा वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लेखपाल को लेकर सीरियसली जो है वह प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और इस चैनल की कोशिश यह होती है कि यहाँ पर कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, जिससे आप कम समय में अपना जो है रिवीजन कर लें। और साथियों, मैं जब आपको यह कंटेंट दे रहा हूँ तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ज़रूर जो है इसके पहले आपने डीपली जो है पढ़ाई ज़रूर की होगी। यह एक प्रैक्टिस सेट की तरह है, जहाँ पर आप जो है रिवीजन करेंगे, जिससे जो है आपकी तैयारी पॉलिश होगी और आप जो है परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले ज़रूर जो है कहीं ना कहीं से ऑफलाइन ऑनलाइन हिंदी का अध्ययन आपने ज़रूर किया होगा, वर्णमाला का आपने अध्ययन किया होगा। यहाँ पर हम प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं और यहाँ पर हम उन प्रश्नों की व्याख्या भी कर रहे हैं, लेकिन आप इन प्रश्नों की व्याख्या को तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आप कहीं से ना कहीं से स्टडी आपने ज़रूर किया होगा। तो आइए साथियों, प्रश्न नंबर जो है 40 देखेंगे कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश जो है वह स्वर में नहीं किया जाता। तो आ छोटी ई अंग और री और उ अंग, और ये जो है एक साइन बना है इस तरह से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि अंग और अ। हमने अभी ऊपर आपको बताया है कि हम जो है जो स्वर होते हैं उनको कुल 11 मानते हैं, लेकिन उसमें हम कभी अंग और अ की चर्चा नहीं करते, इनको अयोगवाह स्वर कहा जाता है। तो आइए व्याख्या देखेंगे कि अंग और अ ऐसी दो मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है, परंतु इनका समावेश न तो स्वर में किया जाता है न ही व्यंजन में। अंग को अनुस्वार तथा अ को विसर्ग कहते हैं तथा इन दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहा जाता है। तो साथियों, यह कीवर्ड आप याद करेंगे, अंग को अनुस्वार और अ को विसर्ग कहा जाता है और इन दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहा जाता है। तो कई बार आपकी परीक्षाओं में इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में अयोगवाह वर्ण कौन है, तो वहाँ पर आपको विकल्प में अंग और अ दिया जाएगा। तो यही आपका सही उत्तर होगा। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर साथियों व्यंजन की बात होगी। तो आइए इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे। बाकी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को 2 वर्गों में बांटा गया है, यानी कि सघोष तथा अघोष। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे सघोष, और जिनमें यह झंकृत नहीं होती वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। सघोष में नाद का प्रयोग होता है और अघोष में श्वास का उपयोग होता है। वर्गीय व्यंजन का पहला तथा दूसरा वर्ण स यानी तीनों स तथा सभी स्वर जो है अघोष होते हैं, जबकि वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा तथा य, र, ल, व, ह जो है सघोष यानी कि घोष ध्वनियाँ होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन जो है 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे दोस्तों कि जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांतों के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? दंत, मूर्धन्य, तालव्य और वर्ष। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उसे जो है वर्ष कहा जाता है। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को वर्ष कहते हैं और वर्ष व्यंजनों के अंतर्गत न, छोटा स, र और ल आते हैं। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है? ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि और दंतोष्ठ ध्वनि। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आइए यहाँ पर व्याख्या से भी देखते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि ग्रीवा ध्वनि जो है वह देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि के अंतर्गत नहीं आता। बाकी मूर्धा, दंतोष्ठ और कंठ ध्वनि जो है वह देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर। प्रश्नगत विकल्प में से ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि के अंतर्गत मूर्धा, कंठ, दंतोष्ठ, कंठ, तालव्य, दंत इत्यादि प्रकार के वर्ण ध्वनियाँ पाई जाती हैं, जिनके द्वारा वर्णों के उच्चारण में सहायता मिलती है।
प्रश्न नंबर 44 देखेंगे कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, वर्ण, अर्थ और मात्रा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वह शब्द है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ध्वनि सार्थक हो यह जरूरी नहीं है, जैसे अ, क, प, त इत्यादि ये ध्वनियाँ हैं लेकिन सार्थक नहीं है। किंतु कल, कब, चल आदि ये शब्द हैं क्योंकि इनमें सार्थकता है अर्थात अर्थ देने की क्षमता है, और ऐसे शब्द भाषा की सार्थक इकाई हैं। यानी कि सार्थक इकाई वो होती हैं जिनसे किसी चीज़ का बोध होता है, तो उन शब्दों के मेल को हम जो है भाषा की सार्थक इकाई कहते हैं। तो उसके अंतर्गत जो है वह शब्द आते हैं। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि प्लुत स्वरों में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, सुनो आदि। तो साथियों इस तरह का जो है प्रयोग अब आप कम देखते होंगे, परंतु आप जो है प्राचीन पुस्तकें जैसे रामायण, जो वाल्मीकि जी का रामायण था या ज्वाला प्रसाद का रामायण था, उसमें आप देखेंगे तो इस तरह की जो है मात्राओं का ज़्यादा प्रयोग किया गया, परंतु अब जो है इसका प्रयोग कम किया जाता है। फिर भी रामायण में आप कुछ शब्दों में देखेंगे तो बीच में, तो इसका अर्थ ये होता है, जैसे कई लोग ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम सीधे नहीं होता है, ओम होता है, तो जो बीच में खिंचाव होता है, तो वहाँ पर इस तरह का जो है प्रयोग, इस तरह के स्वर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहाँ पर लंबे समय तक खिंचाव की आवश्यकता होती है वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे दोस्तों कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि और संधि विच्छेद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी शब्द या वर्णों के समूह को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो शब्द समूह से स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों को अलग अलग किया जाता है। शब्दों में या वर्ण समूह में जिसमें मात्राएं होती हैं उन्हें वास्तविक रूप में लिखा जाता है। जैसे किताब का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क शब्द का प्रयोग हुआ है तो क में अलंत, उस पर छोटी ई, तो में अलंत, उसके बाद आ और ब में अलंत, और यह जो है आ, यानी कि इसका पुर्जा हमने खोल दिया। यानी कि यहाँ पर जितने भी स्वर और जितने भी व्यंजनों का प्रयोग किया गया है सभी को हमने अलग अलग लिख दिया, तो इसको हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, 30, 20 और 35। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या जो है वह 25 है। क से म तक 25 वर्ण मुख के विभिन्न भागों में जिह्वा के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिनमें क वर्ग जिसके अंतर्गत क, ख, ग, घ और अंगा आता है, च वर्ग जिसके अंतर्गत च, छ, ज, यहाँ आता है, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ और अड़ा, त वर्ग त, थ, द, ध और न, प वर्ग में प, फ, ब और भ और म। तो यह जो है टोटल जो 25 वर्ण जो है यह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जो 5 वर्गों में विभक्त हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग का उच्चारण स्थान के यानी कंठ, च वर्ग का टी यानी कि तालु, ट वर्ग का एम यानी कि मूर्धा, त वर्ग का डी यानी कि दंत और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओ यानी कि ओष्ठ होता है। तो इस ट्रिक से हम इसे याद करेंगे कि KTMDO। अब दोस्तों हम यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे कि स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य और ओष्ठ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि कंठ तालव्य। स्वर ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, जबकि कंठ ओष्ठ वर्ण जो है ओ और अ है, दंतोष्ठ वर्ण व है तथा ओष्ठ वर्ण छोटा उ, प, फ, ब, भ और म है। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे कि हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो दोस्तों यह प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है और यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो अगर आप इस प्रश्न का स्टडी नहीं किए रहेंगे तो आपसे जो है सवाल गलत हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क के उच्चारण के स्थान के बाद जो है वह 6 वर्ण का प्रयोग जो है वह शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में दिखाई देता है। तो क्यों? हिंदी शब्दकोश में क के बाद 6 वर्ण आता है। 6 संयुक्त व्यंजन है जो कि क और
मूर्धन्य स के योग से बनता है, इसलिए जो छ है वह क के बाद शब्दकोश में दिखाई देता है। जबकि जो त्र है वह त और र का संयुक्त रूप है। ज्ञा जो है वह ज और इया का, और जो श्र है वह श्राप वाला वह बड़ा स और र का संयुक्त रूप है। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पर बताना है कि प, ब, म और थ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि म। प्रश्नगत विकल्पों में म अनुनासिक वर्ण है। ऐसे वर्णों का उच्चारण नासिक तथा मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ण यानी कि क वर्ग का अंगा, च वर्ग का इया, ट वर्ग का अड़ा, त वर्ग का न और प वर्ग का म अनुनासिक हैं। विकल्प में प, ब तथा थ वर्ण तीनों ही स्पर्श व्यंजन है। तो यहाँ पर जो पंचमाक्षर है वह जो है अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत आता है। ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? कंठ, ओष्ठ, दंत और तालव्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि दंत से। ल और स का उच्चारण स्थान दंत है। हिंदी वर्णमाला के वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित विवरण निम्नलिखित है। तो आइए फिर से एक बार यहाँ पर हम रिवाइज कर लेंगे। आप सभी साथी बोर नहीं होंगे। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतनी बार आपको जो है चीज़ें याद होंगी, अच्छे समय से लंबे समय तक याद रहेंगी। तो आप जो स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। आप जो है कोशिश करिएगा 1 से 2 बार 3 बार जितनी भी बार बताया जा रहा है आप उसे सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए साथियों फिर यहाँ पर देखते हैं कंठ से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। तो कंठ से अ और आ, क वर्ग के वर्ण ह और विसर्ग। तालु से छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग के सभी वर्ण य तथा स। मूर्धा से री, ट वर्ग के वर्ण र और मूर्धनी स। दंत से त वर्ग के वर्ण ल और स। ओष्ठ से छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प वर्ग के सभी वर्ण। कंठ तालव्य से ए और है। कंठ और ओष्ठ से ओ और औ और दंतोष्ठ से व वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे कि स्वरों का उच्चारण होता है किसकी सहायता से? व्यंजनों की सहायता से, अनुस्वार की सहायता से, अनुनासिक की सहायता से और बिना किसी की सहायता से होता है। तो आइए साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का जो ऑथेंटिक उत्तर है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि बिना किसी की सहायता से। अब व्याख्या देखेंगे। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। ये सभी स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? उच्छिप्त, पार्श्विक, सघोष और ऊष्म। तो प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, यहाँ पर हमको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि सघोष। दिए गए विकल्पों में प्रयत्न व उच्चारण के आधार पर सघोष व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। नाद की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे घोष या सघोष कहलाते हैं और जिनमें ऐसी झंकृति नहीं आती है वे अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सारे स्वर वर्ण य, र, ल, व और ह जो है वह घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उनको कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न को का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि उनको जो है गुरु स्वर कहा जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में हर स्वरों से अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहलाते हैं। यानी कि जो गुरु स्वर है वही दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और मात्रा की दृष्टि से दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, अर्थात 2 मात्रा वाले स्वर। 2 मात्रा होने के कारण इनके उच्चारण में हर स्वर से 2 गुना समय लगता है। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे दोस्तों कि जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? मूर्धन्य, वर्ष, काकल्य और कंठ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि काकल्य कहलाते हैं। जिस व्यंजन में ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है अर्थात जिनका उच्चारण स्वर यंत्र मुख से होता है उन्हें काकल्य व्यंजन कहते हैं और इसके अंतर्गत ह व्यंजन आता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? प्लुत, ह्रस्व, संयुक्त और द्वित्व। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि द्वित्व। दिए गए विकल्पों में से द्वित्व स्वर का वर्गीकरण नहीं है। शेष तीनों स्वर के ही भेद हैं। मूलतः स्वर 3 प्रकार के हैं। ह्रस्व स्वर
जिनके अंतर्गत ओ, ई और छोटा ऊ, री आता है। दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ और संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए, ऐ, ओ और औ। साथियों, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपको एज इट इज़ याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत जाकर डीप में उनकी स्टडी करेंगे तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। इससे अच्छा है कि कुछ प्रश्नों को आपको उसी तरह एज इट इज़ जो है याद कर लेना चाहिए, क्योंकि साथियों आपको नौकरी लेनी है, जॉब लेनी है, क्वालिफाई करना है। आपको हिंदी में पीएचडी या कोई और जो है बहुत बड़ी डिग्री नहीं लेनी है किसी भी सब्जेक्ट में साथियों, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप जो है किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो उस समय का जो है आपका लॉस होगा। उतने समय में आप जो है और नए प्रश्नों को जो है कोशिश करिए कि आप जो है उनको कवर कीजिए। किसी एक ही प्रश्न को लेकर बहुत ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। मात्रा के आधार पर भी स्वर के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर यानी कि एक मात्रिक स्वर, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर यानी कि द्विमात्रिक स्वर, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। और प्लुत स्वर यानी कि त्रैमासिक स्वर, जिसके लिए 3 अंक का अंक लगाया जाता है, जैसे अ में जो है यह साइन प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो यहाँ पर बड़ा, बड़ी, ई, बड़ा ऊ और ओ। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि बड़ा ऊ, क्योंकि यह जो है संयुक्त स्वर है। वो जो है मूल दीर्घ स्वर न होकर संयुक्त स्वर है, और जिन वर्णों पर अधिक जोर दिया जाता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत बड़ा, बड़ी, ई, बड़ा ऊ ये मूल दीर्घ स्वर हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि हिंदी में ध्वनियाँ जो है वह 2 प्रकार की होती हैं। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का भी जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि 2। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, छोटा अ यानी अ, छोटी, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर के अंतर्गत बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। परंतु ए, ऐ, ओ और औ जो है यह संयुक्त स्वर के अंतर्गत भी आते हैं, परंतु इनको दीर्घ स्वर के अंतर्गत भी मान लिया जाता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि उनको स्वर कहा जाता है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। उनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ये सभी स्वतंत्र हैं और इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। और हिंदी में स्वरों की कुल संख्या जो है वह 11 है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 61 से देखेंगे कि छोटी, बड़ी, चौ, छ, ज, झ, या आदि का उच्चारण किससे होता है। कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से और ओष्ठ से। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि तालव्य से। वे वर्ण जो तालु के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं, जैसे छोटी, बड़ी, चौ वर्ग और जो है यह सभी जो है तालु के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे कि एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, यानी कि अक्षर, स्वर, व्यंजन और अनुस्वार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो यहाँ पर हम देखेंगे। यानी कि एक से अधिक वर्णों के मेल को हम जो है अक्षर कहते हैं। तो यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए। व्याख्या अब यहाँ पर देखेंगे। एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। अक्षर स्वर एवं व्यंजन के संयुक्त रूप को कहते हैं, जैसे क। तो क का जो है यह क हलंत और अ के संयोग से बना है। को जो है क हलंत और ओ के संयोग से बना है। और कु जो है वह क हलंत और छोटा ऊ के संयोग से बना है। यानी कि ये सभी जो है अक्षर हैं। निम्न में अंत हस्त व्यंजन कौन सा है। ग, ज, व और स। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि वह जो है अंत हस्त व्यंजन का उदाहरण है। दिए गए व्यंजनों में वह जो है अंतःस्थ व्यंजन है। जिन वर्णों का उच्चारण अंतःकरण से होता है वे वर्ण व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में य यानी कि तालव्य, र जो है वर्ष, ल जो है वर्ष तथा व दंतोष्ठ जो है 4 अंतःस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है यह बताना है। ख, ग, घ और ठ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि ग जो है वह अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण है।
व्याख्या देखेंगे कि दिए गए व्यंजनों में ग अल्प प्राण व्यंजन है। प्राणत्व के आधार पर वर्ण जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला अल्प प्राण, इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। और महाप्राण जो है, इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है तथा हकार की ध्वनि सुनाई देती है और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आता है। निम्न में घोष वर्ण बताना है कौन सा है, ज, क, च और ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प ए यानी कि ज जो है घोष वर्ण का प्रकार है। दिए गए वर्णों में ज घोष यानी कि सघोष वर्ण है। घोषत्व के आधार पर वर्ण जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सघोष यानी कि घोष वर्ण, जिन वर्ण के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन य, र, ल, व, ह तथा सभी स्वर सघोष के उदाहरण हैं। बाकी अघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन तथा तीनों स यानी कि छोटा स जिसे दांती स कहते हैं, मूर्धन्य स और बड़ा स यानी कि तालवी स अघोष वर्ण के उदाहरण हैं। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है यह बताना है। ओ, आ, ई और छोटा ऊ। तो यहाँ पर ओष्ठ वर्ण का उदाहरण कौन सा है यह हमको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों वह विकल्प डी यानी कि छोटा ऊ जो है वह ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आता है। आइए व्याख्या देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में से छोटा ऊ जो है ओष्ठ वर्ण का उदाहरण है। और आइए फिर से हम जो है तालिका से रिवाइज करेंगे। कंठ के अंतर्गत साथियों छोटा आ, क वर्ग, ह और विसर्ग आता है। तालु के अंतर्गत जो है छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग, य और जो है तालवी स आता है। मूर्धन्य के अंतर्गत ऋषि वाला री, ट वर्ग, र और स। ओष्ठ के अंतर्गत छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प वर्ग। दंत के अंतर्गत त वर्ग और ल और छोटा स आते हैं। और नासिका के अंतर्गत अंग, अंगा, इया, ड़, न और म आते हैं, यानी कि सभी जो है पंचमाक्षर नासिका के अंतर्गत आते हैं। अर्ध विभ्रत स्वर कौन सा है यह बताना है। बड़ा ऊ, ए, आ और ए। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि ए जो है अर्ध विभ्रत स्वर का उदाहरण है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अर्ध विभ्रत स्वर अ है। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार हैं। यहाँ पर हम देखेंगे विव्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है जैसे आ, तो यह जो है विव्रत स्वर के अंतर्गत आता है। अर्ध विव्रत यहाँ पर देखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है जैसे ओ, ए, अ और औ। अर्ध संवृत किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है जैसे ए और ओ। और संवृत यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो यह जो है मुख के खुलने के आधार पर जो स्वर है वह चार प्रकार के विव्रत, अर्धविव्रत, अर्ध संवृत और संवृत स्वर होते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे कहलाते हैं वृत्ताकार, समृत, अनुनासिक और निरनुनासिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। व्याख्या देखेंगे कि जिनकी ध्वनि केवल जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं जैसे इधर, उधर, आप, अपना इत्यादि। वृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और आ। समृत स्वर के अंतर्गत इस स्वर के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है जैसे छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो इसमें से आप जो है एक बार रिवाइज करते हैं तो मैं कुछ पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। जैसे समृत स्वर, तो इसको आप ऐसे याद कर लेंगे कि जिसमें मुख द्वार लगभग बंद रहता है। जैसे आप एक बार छोटी ई बोल कर देखिए ई, तो यहाँ पर जो है ऐसे लगता है कि दोनों दांत जो है वो सट गए हैं। बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में वायु ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है जैसे जब हम बोलते हैं गाँव, दांत, आंगन इत्यादि। अब साथियों प्रश्न नंबर 69 देखेंगे कि दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प यानी कि द में हलंत, री और ग में हलंत और अ जो है वह जो है दीर्घ का वर्ण विच्छेद होगा, यानी कि विकल्प जो है इसका सही उत्तर होगा। अंत, अस्त और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? 6, 8, 9 और 7। तो दोस्तों अंत, अस्त और ऊष्म दोनों का हमको योग बताना है कि यह जो है कितने होते हैं। तो साथियों यहाँ पर
हम देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 8, क्योंकि 4 अंतःस्थ होते हैं और 4 जो है ऊष्म वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं व्याख्या में कि अंतःस्थ व ऊष्म वर्णों की कुल संख्या 8 है। इन्हीं हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ हैं, जिनमें 4 अंतःस्थ व्यंजन तथा 4 ऊष्म व्यंजन है। वर्णमाला में जो है य, र, ल और व वर्ण अंतःस्थ व्यंजन है, क्योंकि यह जो है अंतःकरण से उच्चारित होने के कारण ये अंतःस्थ कहलाते हैं। वहीं पर तीनों स यानी कि बड़ा स, मूर्धन्य स और छोटा स और ह जो है वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, और इनका उच्चारण घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। अतः इनका कुल योग 4 + 4 यानी कि 8 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 71 देखेंगे कि र का विवरण है। तो वर्ष, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन, तो ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह सबसे जो सटीक विकल्प है वह विकल्प ए यानी कि र का जो विवरण स्थान है वह वर्ष, लुंठित, सघोष और अल्पप्राण व्यंजन है। र वर्ण का विवरण है, यह वर्ष है, लुंठित है, सघोष है, अल्पप्राण व्यंजन है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 72 देखेंगे कि य का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दंत, मूर्धा और तालु। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि य का उच्चारण स्थान जो है वह तालु है। य वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है और वर्ण के उच्चारण स्थान निम्नवत है। तो फिर से एक बार आइए रिवाइज करें यहाँ पर साथियों। तो यहाँ पर कंठ से क, ख, ग, घ, अंगा, ओ, आ, ह और विसर्ग। तालु से छोटी, बड़ी, चो, छ, ज, इया, य और जो है बड़ा स। मूर्धा से री, ट, ठ, ड, ढ, ड, अड़ा, र और मूर्धन्य स। दंत से त, थ, द, ध, न, ल और स। ओष्ठ से छोटा उ, बड़ा उ, प, फ, ब, भ और म। कंठ तालव्य से दोस्तों ए और ए। कंठोष्ठ से ओ और औ और दंतोष्ठ से जो है व का उच्चारण स्थान होता है। प्रश्न नंबर 73 देखेंगे दोस्तों कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है ख, छ और ठ, ध, च, ड, म, स, ध, य, द और घ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि ख, छ और ठ। ख, छ और ठ सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अल्पप्राण किसे कहते हैं। तो सभी वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतःस्थ व्यंजन अल्पप्राण कहलाते हैं। बाकी सभी वर्गों का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन जो है वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि क, च, प और द जो है सभी स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है। क, च, प, द सभी स्पर्श व्यंजन है और अन्य विकल्प के सभी वर्ण जो है वह स्पर्श व्यंजन नहीं है। अब साथियों यहाँ पर कंठ तालव्य कौन सा है यह बताना है। तो विकल्प ए, बी, सी और डी। तो आप भी जो है इन प्रश्नों का उत्तर देंगे, क्योंकि इस तरह से कई प्रश्नों का हमने ऊपर जो है रिवीजन कर लिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि ए और ए जो है वह कंठ तालव्य व्यंजन के उदाहरण है। तो कंठ तालव्य ए और ए वर्ण है। उ यानी छोटा उ, बड़ा उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। र और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा है और अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो क, ग, ख और घ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि ख। ख जो है स्पर्श व्यंजन है, कंठ ध्वनि है, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। स्पर्श व्यंजन क, ख, ग, घ, अंगा यानी कि म तक सभी जो 25 वर्ण होते हैं वह स्पर्श व्यंजन होते हैं। कंठ ध्वनि में क, ख, ग और घ। अघोष यानी कि क, ख यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन और तीनों स यानी कि बड़ा स, मूर्धन्य स और छोटा स। महाप्राण के अंतर्गत ख और घ यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन तथा सभी जो ऊष्म वर्ण है वह महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 77 देखेंगे कि दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है, यानी कि व, य, फ और र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। बाकी य का उच्चारण स्थान तालु है, फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है और र का जो है वह मूर्धा है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और पारस्परिक ध्वनि। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि युग्मक ध्वनि कहलाता है। जैसे जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है यह बताना है।
आ, ओ, ए और ए। तो साथियों जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं वह 3 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि आ। अब आइए जो ट्विस्ट है उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि मात्रा उच्चारण काल के आधार पर स्वरों यानी वॉवेल्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो साथियों इसको आपको पूरी तरह से कंठस्थ कर लेना है कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत 4 स्वर आते हैं, ओ, ई, ऊ और री, यानी कि सभी छोटे वाले। दीर्घ में 3 आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और प्लुत स्वर यानी कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि नाटक में या रामायण में, आप जो है रामचरितमानस में या वाल्मीकि रामायण में या जवाहर प्रसाद के रामायण में आप देखेंगे तो ओम को अ और बीच में वो एक साइन और म, यानी कि लंबे समय तक, जैसे ओम को हम डायरेक्ट ओम नहीं बोल सकते हैं, जैसे ओम, तो लंबे समय तक खिंचाव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और बाकी संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए, ऐ, ओ और औ आते हैं, तो उनको दीर्घ स्वर में ही काउंट कर लिया जाता है। अब साथियों अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 80 कि निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है। तो आइए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह देखते हैं, विकल्प सी यानी कि भ। भ जो है महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण तथा उष्म वर्ण यानी कि तीनों स, यानी कि बड़ा स, मूर्धनी स, छोटा स और ह जो है महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है यह बताना है। तो अघोष और घोष और सघोष यह अलग होता है, यानी ये एक ही होते हैं घोष और सघोष, और अघोष जो है वह अलग होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि प। प जो है अघोष वर्ण है और प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण तथा बड़ा स, मूर्धनी स और छोटा स अघोष वर्ण कहलाते हैं। निम्न में कंठ वर्ग कौन सा है, यानी कि कंठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन सा है। तो साथियों यहाँ पर जो है विकल्प बी यानी कि अ और आ जो है वह कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण है। तो यहाँ पर कंठ वर्ण में कौन सा आता है, ओ, आ, अ, क, ख, ग, घ, अंगा व ह जो है कंठ के अंतर्गत आते हैं। प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं, तो यह प वर्ग है। तो प वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह विकल्प बी यानी कि ओष्ठ होता है। फिर से यहाँ पर रिवाइज करेंगे, प, फ, ब, भ, म जो है ओष्ठ व्यंजन होते हैं। और दंत के अंतर्गत त वर्ग आता है, तालव्य के अंतर्गत च वर्ग आता है और कंठ व्यंजन के अंतर्गत क वर्ग के सभी पंचमाक्षर आते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन अल्पप्राण, अंतःस्थ और महाप्राण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और यह जो है जैसे छ जो है क और स के मेल से बना है, त्र जो है तो, र के, ज्ञा जो है जो और यहाँ के, और स्र जो है स और र के मेल से बना है। बाकी अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल और व जो है अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यहीं पर हम अल्पप्राण को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों कि अल्पप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा यानी कि 135 कोट से याद करेंगे। जैसे क वर्ग में क, ग, अंगा, च वर्ग में च, ज और यहाँ, और महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग में दूसरा तथा चौथा यानी कि 2, 4, 24 कहलाता है। जैसे क वर्ग में ख, घ तथा च वर्ग में छ और झ जो है महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर क्या है। तो यह जो है स्वर के प्रकार हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो है वह स्वर के प्रकार हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो है स्वर हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत छोटा अ, छोटी, छोटा ऊ और री आते हैं। दीर्घ स्वर के अंतर्गत बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ और ए, ऐ, ओ और औ आते हैं, परंतु इन चारों को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। और प्लुत स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं, जिसके लिए यह इस साइन का प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम में यह बीच में लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 86 देखेंगे कि सघोष वर्ण कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि ब जो है सघोष वर्ण है। दिए गए विकल्पों में वर्ण ब जो है सघोष वर्ण है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वन तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है वे सघोष कहलाते हैं। जैसे हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। उष्म व्यंजन कौन सा है, ह, ल, म और ज। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि उष्म व्यंजन के अंतर्गत तीनों स यानी कि बड़ा स, मूर्धनी स, छोटा स और ह जो है आता है।
दिए गए विकल्पों में वर्ण ह जो है उस व्यंजन है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायुमुख के किसी विशेष स्थान से रगड़ खाकर निकले तो उसे ऊष्मा उत्पन्न हो तो उसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत तीनों स और ह जो है आता है। जो भी साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, यानी हिंदी को जो पहली बार देख रहे होंगे, अगर उन्होंने थोड़ा सा भी स्टडी नहीं किया होगा तो उनको जो है यह प्रश्न थोड़े से ऊटपटांग या अटपटे से लग रहे होंगे। परंतु साथियों, आपको इन्हीं तरह के प्रश्नों का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे जो एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न जो है वह पूछे जाएंगे। हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि य, र, ल और व जो है अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो च, छ, ज और झ है वह स्पर्श व्यंजन है, तालव्य के अंतर्गत आते हैं। य, र, ल व अंतःस्थ व्यंजन। तीनों स और ह जो है वह ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, और छ, त्र, ज्ञा और स्र जो है वह संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि तीनों स और ह जो है ऊष्म व्यंजन के उदाहरण है। यहाँ पर हमने कई बार जो इन प्रश्नों को देख लिया है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि 52। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या जो है वह दोस्तों 52 यानी कि 52 है। जिसमें आइए पूरा इसको देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि जिसमें जो स्वर है उनकी संख्या 11 होती है। क वर्ग के 5 अक्षर, च वर्ग के 5 अक्षर यानी कि पंचमाक्षर जो होते हैं वह टोटल 25 होते हैं। तो 25 और 11 36। बाकी अंतःस्थ 4 होते हैं, यानी 36 4 40। ऊष्म में 4 आते हैं वो 44, और यहाँ पर संयुक्त के अंतर्गत 4 आते हैं तो 44 4 48। अयोगवा के अंतर्गत 2 आते हैं 49 और 50। और द्विगुण व्यंजन जो है ड और ढ को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है तो +2, यानी कि कुल जो है 52 वर्ण लिपियाँ होती हैं। मध्य स्वर कहते हैं किसको? ऊ को, ई को, छोटी ई को, बड़ी ई को और अ को। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि अ को मध्य स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत अ आता है। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? अ, ह, विसर्ग। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि अ, ह और विसर्ग जो है वह कंठ के अंतर्गत आते हैं। अ, आ, ह, विसर्ग तथा क वर्ग के वर्ण जो है कंठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं, जबकि छोटी बड़ी य, मूर्धनी स, च वर्ग के वर्ण जो है वह तालवी स, तालव्य वर्ण एवं री, सी, री मूर्धनी स, ट वर्ग के वर्ण जो है मूर्धा यानी मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत, तथा स, त वर्ग के वर्ण दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं। र हलंत प्लस म का रूप है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि जो है इस तरह से लिखा है, यह जो है इसका संयुक्त रूप है। र प्लस म का रूप जो है रम, इस तरह से जो है लिखा है। शेष इस प्रकार है, म धन ऋषि मृ और म और धन र, इस तरह से जो है म्र का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो देख सकते हैं कितने जो टेक्निकल प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह का प्रश्न जो है आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्र में पूर्ण वर्ण है, तो यहाँ पर देखिए अभी एक टेक्निकल प्रश्न है साथियों। तो यहाँ पर इसमें जो पूर्ण वर्ण है वो र है, न कि प। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि र। अब इसका वर्ण विच्छेद किया जाए प्र का, तो यहाँ पर प हलंत और यहाँ पर कंप्लीट र जो है इसके अंतर्गत आएगा। उद्यान का शुद्ध पूर्ण विच्छेद वर्ण विच्छेद यहाँ पर लिखना है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि छोटा ऊ, द में हलंत, य में हलंत, आ, न में हलंत और अ की यहाँ पर मात्रा जो है यह इसका शुद्ध जो है संधि विच्छेद यानी कि वर्ण विच्छेद होगा। अब साथियों, प्रश्न नंबर 96 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ज, र, ह और मूर्धन्य स। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि ज। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। मुख से निकलने वाली वायु अधिक घर्षण करती है, यही कारण है कि इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन करते हैं। अतः ज जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। य, व, र, ल को अंतःस्थ तथा तीनों स यानी कि बड़ा स, मूर्धनी स, छोटा स और ह को ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अ का उच्चारण स्थान का नाम है तालव्य, दंत, कंठोष्ठ और कंठ तालव्य। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि अ का उच्चारण स्थान जो है वह कंठ तालव्य है।
यहाँ पर फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। अ को उच्चारण स्थान जो है कंठ तालव्य है, और आ का उच्चारण स्थान कंठ है, और छोटा ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कंठ के अंतर्गत कौन आता है। क ख ग घ अंगा आता है, ओ आ अंग और ह आता है। तालव्य के अंतर्गत पूरा च वर्ग, य बड़ा स छोटी और बड़ी ई। मूर्धन्य के अंतर्गत ट वर्ग पूरा र और मूर्धन्य स। दंत के अंतर्गत त का पूरा वर्ग ल और स आता है। ओष्ठ के अंतर्गत प वर्ग और छोटा ऊ बड़ा ऊ। कंठ तालव्य के अंतर्गत ए और ए, और कंठोष्ठ के अंतर्गत ओ और औ आता है। तो साथियों, इस तरह से हमने देखा कि कई बार यह जो है प्रश्न आया, और यहाँ पर हमने किसी भी बार स्किप नहीं किया, सभी बार जो है हमने उच्चारण स्थान को यहाँ पर बताया है। तो आप सभी साथी जो है बोर नहीं होंगे, स्किप नहीं करेंगे। आप इसको जितनी बार रटेंगे उतनी बार जो है यह क्लियर हो जाएगा। पहली बार जो है जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन 2 से 3 बार आप देखेंगे तो जो है आपके सभी वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वह कंठस्थ हो जाएगा, और इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का जो है उच्चारण स्थान आपको याद कर लेना है। अब साथियों, जो बड़ा स है उसका उच्चारण स्थान क्या है यह बताना है। तो साथियों, कई बार हम बड़ा स को तालवी स भी कहते हैं। छोटे में पढ़ाया जाता था कि बड़ा स को तालवी स, और मूर्धन्य स को मूर्धन्य स, और छोटा स को जो है दांती स कहते हैं, यानी कि वो उनका उच्चारण स्थान से जो है वह संबंध रखता है। तो बड़ा स का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालव्य होता है, यानी कि तालु। बड़ा स का उच्चारण स्थान तालु है। इसके अतिरिक्त छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग एवं य का उच्चारण स्थान भी तालु है। छोटा स एवं स मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्रमशः दंत एवं मूर्धा है। इसके अतिरिक्त ओ आ क ख ग घ अंगा ह एवं विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। ऋषि वाला री, ट ठ ड ढ अड़ा ड ढ र एवं मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा तथा तो वर्ग। ल एवं स का उच्चारण स्थान दंत है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है यह बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि जो है वह महाप्राण ध्वनि नहीं है। जो ध्वनि महाप्राण ध्वनि नहीं है। महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है, और इसमें वायु यानी कि श्वास अधिक मात्रा में लगती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण महाप्राण होता है, जबकि अल्पप्राण ध्वनियों में अपेक्षाकृत कम वायु प्रयुक्त होती है, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा य, र, ल व अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है आप बताना है। तो आइए साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह देखते हैं यहाँ पर। तो जो ऊ है वह विकल्प डी, यानी कि पश्च समृद्ध स्वर का उदाहरण है। अब व्याख्या देखेंगे। भाषा विज्ञान की दृष्टि से जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है, जैसे आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। समृद्ध उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इस प्रकार भाषा विज्ञान की दृष्टि से छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ पश्च समृद्ध स्वर के उदाहरण है। अघोष वर्ण कौन सा है यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि छोटा स जो है वह अघोष वर्ण का उदाहरण है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, जैसे छोटा स, क, ख, च, छ, ट, ठ, तो, थ, बड़ा स, मूर्धन्य स इत्यादि। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और तीनों स जो है वो अघोष वर्ण के उदाहरण हैं। व का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, जबकि तो, थ, द, ध, न, ल, स का उच्चारण स्थान दंत। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान ओष्ठ तथा ओ, औ का उच्चारण स्थान जो है वह कंठोष्ठ होता है। प्रश्न नंबर 103 देखेंगे कि हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह जो है कई बार कंफ्यूज करता है। तो साथियों, ऐसे प्रश्नों पर आपको अपनी पकड़ मजबूत बनानी है ताकि आपको ऐसे प्रश्न सामने आए तो गलत ना हो। तो जो 6 का क्रम है वह हिंदी शब्दकोश में क के बाद आता है, क्योंकि 6 जो एक संयुक्त व्यंजन है और यह जो है क और मूर्धन्य स के संयोग से बनता है। अतः हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम क के बाद आता है, जबकि 6 का क्रम च के बाद और त्र का क्रम त के तथा ज्ञ का क्रम ज के बाद आता है। प्रश्न नंबर 104 देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि 33। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। वह व्यंजन है, कैसा व्यंजन है? ऊष्म, अंत, अस्त, महाप्राण और अघोष। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि वह जो है अंत अस्त व्यंजन है।
अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं साथियों, यहाँ पर देखेंगे तो य, र, ल, व जो है अंतःस्थ व्यंजन के उदाहरण है। और उष्म व्यंजन के उदाहरण तीनों स और ह होते हैं। महाप्राण यानी प्रत्येक वर्ग का क, च, त, ट, प यानी पांचों वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा उष्म वर्ण महाप्राण होते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ, बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स, ह। और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष है, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ आदि। तो साथियों अल्पप्राण और महाप्राण को हमने कई बार जो है देखा है, तो आप जो एक बार नोट बनाकर इनको लिख लेंगे और इनको रटेंगे कई बार। तो साथियों अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 106 देखेंगे कि कौन जो है उष्म व्यंजन नहीं है, यानी कि बड़ा स, मूर्धन्य स, ग और स। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प सी, यानी कि ग जो है उष्म व्यंजन नहीं है। ग उष्म व्यंजन नहीं है बल्कि ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आते हैं। और उष्म व्यंजन के अंतर्गत तीनों स यानी कि बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स और ह आता है। संयुक्त व्यंजन ज्ञ जो है बनता है किसके मेल से, तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि ज्ञ जो है जो और इया के मेल से बनता है। बाकी और देख लेते हैं। ज्ञ जो है जो और इया के मेल से, छ जो है क और मूर्धन्य स के मेल से, त्र जो है तो और र के मेल से, और श्राप वाला जो स्र है वह बड़ा स और र के मेल से बनता है। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है यह बताना है, तो अ, उ, ए और इया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि इया जो है स्वर नहीं है बल्कि यह जो है व्यंजन के अंतर्गत आता है। ओ, आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ओ, ए और ए स्वर है। शेष सभी अक्षर व्यंजन है, अतः इया जो है व्यंजन है और यह जो है च वर्ग का पंचमाक्षर है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो साथियों यहाँ पर छ, त्र, ज्ञ और फ। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि फ जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी छ, त्र, ज्ञ, स्र जो है संयुक्त व्यंजन है, जबकि फ जो है स्पर्श व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजनों का निर्माण जो है निम्न प्रकार हुआ है, यानी छ जो है क और स के मेल से, त्र जो है तो और र के मेल से, ज्ञ जो है जो और इया के मेल से, और स्र जो है वह बड़ा स और र के मेल से बना हुआ है। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है यह बताना है। ह, म, झ और ठ। तो साथियों विकल्प ए, यानी कि ह जो है वह संघर्षी व्यंजन का उदाहरण है। स यानी कि तीनों स, ह चारों उष्म व्यंजन संघर्षी व्यंजन होते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण यानी रगड़ खाकर निकले और उष्मा यानी गर्मी पैदा करे, उष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। स जो है इसका उच्चारण स्थान तालु है, तालव्य है। जो मूर्धन्य स है उसका मूर्धा और छोटा स का वर्ष यानी कि इसका उच्चारण स्थान दंत है। और ह जो है स्वर तंत्री है और इसका जो स्वर यंत्र है वह कंठ के भीतर स्थित है। प्रश्न नंबर 111 देखेंगे दोस्तों कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि अ का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ तालु है। तो ए और अ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, जबकि ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। ह का उच्चारण स्थान कंठ तथा छ का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। साथियों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, परंतु साथियों आप जो है धैर्य बनाए रखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह जो है आपके फ़ायदे के लिए इस सीरीज को स्टार्ट किया गया है। तो आप हिंदी के प्रश्नों को रिवाइज कर पाएंगे कम समय में पूरे व्याख्या के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है, तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि ध जो है ट वर्ग में नहीं आता है। ट वर्ग में ध नहीं बल्कि ध त वर्ग के अंतर्गत आता है। अतः वर्गों का क्रम इस प्रकार है। क वर्ग यानी कि क, ख, ग, घ, ङ, च वर्ग छ, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ, ड़, त वर्ग में त, थ, द, ध और न, और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। और यहीं पर एक बार ट्रिक भी लिख लेते हैं, के, टी, एम, डी और ओ। तो आप सभी साथियों से हम चाहेंगे कि आप कमेंट में क वर्ग का उच्चारण स्थान लिखें, पूरा कंठ पूरा टाइप करके लिखें, च वर्ग का लिखें या KTMDO का फुल फॉर्म आप लिखें, ताकि जो है आपको अच्छे से जो है वह याद हो जाए। और साथियों आप इसको हल्के मत लीजिएगा, एग्जाम हॉल में इस तरह के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे हिंदी से। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है, तो यहाँ पर बताना है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि ए, ओ और औ जो है वह संयुक्त स्वर के उदाहरण है। ए जो है अ और ई से मिलकर बना है। ओ जो है अ और उ से
अ जो है अ प्लस ए से और अ जो है अ प्लस ओ मिलकर बना हुआ है। निम्न में से महाप्राण व्यंजन बताना है। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर होगा वो विकल्प सी यानी कि घ जो है वह महाप्राण का उदाहरण है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि महाप्राण व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले तथा जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, जैसे कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाता है। जैसे ख, घ, छ और झ, ठ और ड आदि जो है महाप्राण व्यंजन के उदाहरण है, अतः घ जो है महाप्राण व्यंजन होगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि ल जो है पार्श्विक व्यंजन का उदाहरण है। ल पार्श्विक जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व यानी बगल से निकल जाए उसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और साथियों प्रश्न नंबर 116 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि ग जो है घोष वर्ण का उदाहरण है। दिए गए विकल्पों में ग वर्ण घोष है। नाद की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकित होती हैं वे घोष वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन वर्ण सभी स्वर वर्ण य, र, ल, व और ह घोष वर्ण कहलाते हैं। तो साथियों इस तरह से हमने हिंदी वर्णमाला से सभी 116 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखा और पूरा व्याख्या सहित दोस्तों यहाँ पर हमने देखा है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, परंतु सभी साथियों से मैं यह उम्मीद नहीं पूर्णतया आशा करता हूँ कि आप सभी साथी जो है वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखे होंगे। और यह प्रश्न जो है दोस्तों अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न जो है निश्चित ही आपको एग्जाम हॉल में दिखाई देंगे। तो आप सभी साथियों से मैं आग्रह करूँगा कि आप जो है इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे और पूरे सभी प्रश्नों को पूरी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ रट जाएंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न चाहे आप लेखपाल, यूपी पुलिस, होमगार्ड या कोई भी परीक्षा देंगे जिसमें हिंदी आती है तो वहाँ पर इस तरह के प्रश्न जो है आपको वर्णमाला से प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्णमाला से जो प्रश्न आते हैं थोड़े से टेक्निकल आते हैं, परंतु आप 1 से 2 बार इस वीडियो को रिवाइज करेंगे तो आपका जो है पकड़ इस पर मजबूत हो जाएगी। तो आप सभी साथी जो भी पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि वह जो है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में भी इस चैनल को शेयर करें और आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप जो है थोड़ा सा सपोर्ट करिए, कमेंट करिएगा। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।